वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल विवेकानंद करियर पॉइंट। पिछली क्लास में हमने राष्ट्रपति के संबंध में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित कुछ बातें जानी थी, कुछ प्रावधान देखे थे, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ा था। आज वाली हमारी जो क्लास है उसके संबंध में हम बात करेंगे राष्ट्रपति शासन के लिए। राष्ट्रपति शासन क्या है, किस प्रकार से ये लागू होता है, क्या इसके प्रभाव होते हैं, राज्यों के अंतर्गत लागू होता है, पहली बार कहाँ लागू हुआ था, वगैरह वगैरह सारी ही बातें आज हम सार रूप में लेकर चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति शासन को लेकर। जिस प्रकार हमने राष्ट्रीय आपातकाल को पढ़ा था उसी प्रकार ही हम राष्ट्रपति शासन को ही पढ़ेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो सब हम कह देंगे अनुच्छेद 356 में है ना। फिर सेकंड बात, उन्हीं प्रश्नों के रूप में ही हम इसको लेके चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 कि राष्ट्रपति शासन को लागू कौन करता है, इसकी घोषणा कौन करता है। प्रश्न संख्या 2 ये किसकी सिफारिश पर लागू होता है, क्या ये किसी की सिफारिश पर लागू होता ही भी है या राष्ट्रपति अपने विवेक से ही जो है वो इसे निर्णय ले सकता है। क्लियर। तीसरी बात, इसे लागू करने के आधार क्या हैं, किन आधारों पर, किन ग्राउंड्स पर राष्ट्रपति शासन जो है वो किसी राज्य के अंतर्गत लगता है। ध्यान से सुनना मित्रों, राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो पूरे एक देश के या देश के किसी भाग पर लगता है और वहीं राष्ट्रपति शासन जो है वो किसी एक राज्य या अनेक राज्यों पर लग सकता है। बेसिकली राष्ट्रपति शासन नाम की जो व्यवस्था है ये राज्यों से संबंधित है, समझे। चलिए आधार हमने बात कर लिया, फिर हम बात कर लेते हैं संसदीय अनुमोदन। संसदीय अनुमोदन, और जब हम बात कर रहे हैं संसदीय अनुमोदन की तो हमारा तात्पर्य यहाँ दो चीज़ों से होगा। पहला, संसदीय अनुमोदन का समय सीमा, और संसदीय अनुमोदन में किस प्रकार का बहुमत जो है वो यूज किया जाए। क्लियर। और तीसरी बात, संसदीय अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रपति शासन की समय सीमा कितनी होगी, है ना। और फिर उसके बाद अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है, अधिकतम समय अंतराल या समय सीमा। क्लियर यहाँ तक। तो ये सारी बातें जो हैं वो राष्ट्रपति के संदर्भ में हम पढ़ेंगे और उसी से ही रिलेटेड बात कर लेंगे राजस्थान के संदर्भ विशेष में कि राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन जो है वो लग चुका है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर शुरू कर लेते हैं हमारा ये टॉपिक। पहली बात, राष्ट्रपति शासन लागू कौन करता है, घोषणा कौन करता है। तो हमने बात की थी राष्ट्रपति शासन की घोषणा खुद कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। सेकंड बात कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस लागू होने की या घोषणा करने की सिफारिश कौन करता है, कौन सिफारिश करता है, किसके आधार पर, किसकी सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति जो है ये घोषणा करेगा। तो ध्यान से सुनना मित्रों, यहाँ सिफारिश जो है वो राज्यपाल की होगी। जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा यदि उस राज्य का राज्यपाल ये सिफारिश कर दे कि वहाँ आवश्यक है, ऐसी शर्तें हैं, ऐसी कंडीशंस हैं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाना बेहद ज़रूरी है, तब ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है। दूसरी बात, आधार क्या है, किन आधारों पर राष्ट्रपति शासन लगेगा आर्टिकल 356 के तहत। तो अनुच्छेद 356 जो है वो स्पष्ट रूप से कहता है कि जब राज्यों का शासन, सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ, जब राज्यों का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार के अकॉर्डिंग शासन जो है वो ना चले, यानी कि जिस प्रकार के प्रावधान शर्तें संविधान में राज्यों के लिए दी गई है शासन चलाने के लिए, राज्यों का शासन वैसी प्रकार से नहीं चल पा रहा और ऐसी रिपोर्ट राज्यपाल राष्ट्रपति को सौंप दे तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देगा
वहाँ की सरकार को भंग कर देगा मित्रों, और वहाँ के शासन के सारे अधिकार वो अपने हाथ में ले लेगा या अपने किसी व्यक्ति को सौंप देगा, राज्यपाल को सौंप देगा। ये उसके प्रभाव भी हैं। यहाँ हमने बात कर ली। अब है संसद से परमिशन लेनी भी ज़रूरी है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगे या ना लगे। तो समय सीमा की अगर बात करें तो समय सीमा यहाँ 2 माह है मित्रों। कितनी है? 2 महीने हैं। जब हमने बात की थी राष्ट्रीय आपातकाल की तो वहाँ समय सीमा थी 1 माह और यहाँ है 2 माह। फिर हम बात करें बहुमत कौन सा चाहिए, क्योंकि संसद में परमिशन तो बहुमत के आधार पर ही मिलेगी और यहाँ बहुमत जो है वो केवल और केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता है। यदि साधारण बहुमत से ही प्रस्ताव पारित हो जाए उद्घोषणा का तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है मित्रों। साधारण बहुमत क्या होता है कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 50% + 1 बहुमत साधारण बहुमत होता है मित्रों। और विशेष बहुमत हमने 2/3 के अंतर्गत पढ़ा था। अब साधारण बहुमत से 2 माह के भीतर संसदीय अनुमोदन मिल गया, संसद से परमिशन मिल गई कि हाँ जी उस राज्य में लगा दो राष्ट्रपति शासन। अब कितने समय तक लगा रहेगा? तो संसदीय अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रपति शासन की ये जो समय सीमा है ये मात्र कितनी है मित्रों? 6 माह है। कितनी है? 6 माह। अब 6 माह के बाद जो है, 6 माह निकल गया मित्रों, अब 6 माह के बाद भी सिचुएशन जो है वो वैसी ही बनी रही। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में उस घोषणा को फिर से संसद के पास परमिशन के समक्ष रखा जाएगा और अगर संसद के दोनों सदन फिर से 2 महीने के भीतर परमिशन दे देते हैं तो राष्ट्रपति शासन उस राज्य में कंटिन्यू किया जाएगा अगले 6 महीने के लिए। इस प्रकार हर बार परमिशन मिलने के पश्चात 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन की घोषणा बढ़ती जाएगी। और अगर बात करें मैक्सिमम की तो मैक्सिमम ये जो टाइम पीरियड है ये आपका केवल और केवल 3 वर्ष तक का होगा मित्रों। यानी कि 6 महीने करके हम राष्ट्रपति शासन को केवल 3 साल तक ही किसी राज्य में लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा समय तक नहीं। और उसमें भी कुछ शर्तें हैं, चुनाव आयोग कुछ अलग सिफारिशें करेगा, वो सारी बातें हम आपातकाल के संदर्भ में कभी डिटेल से करेंगे, अभी नहीं। अब बात करें अगर राजस्थान में, क्या कभी ऐसी कंडीशंस आई है जब राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगा हुआ? तो हम कहेंगे साहब बिल्कुल लगा हुआ है और राजस्थान में टोटल 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था वो वर्ष था 1967 का। दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तब वर्ष था 1977 का। तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तब वर्ष था 1980 का, यानी कि तब लगाया गया था। और लास्ट टाइम हमारे यहाँ लगा है 1992 में, 1992। और भारत में पहली बार पेप्सू पर जो है पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन नाम करके एक राज्य नाम की एक व्यवस्था थी, वहाँ पहली बार जो है वो राष्ट्रपति शासन भारत में लगाया गया था। इस प्रकार की व्यवस्था है मित्रों, ये है। अब राष्ट्रपति शासन के प्रभाव के रूप में राष्ट्रपति वहाँ की सरकार को भंग कर देगा और सारे के सारे कार्यपालिका अधिकार खुद अपने हाथ में ले लेगा और सारे के सारे विधायिका के अधिकार संसद के पास चली जाएगी मित्रों। ये राष्ट्रपति शासन के कुछ विशेष प्रावधानों के ऊपर हमने बात की जो अनुच्छेद 356 में लिखा है। अब लगे हाथ ये भी बात कर लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन शब्द न लिखा होकर किस शब्द को वहाँ लिखा गया है? तो अनुच्छेद 356 में संवैधानिक तंत्र की विफलता शब्द का प्रयोग किया गया है मित्रों। किस शब्द का? तो हम कहेंगे संवैधानिक तंत्र के विफलता, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है और जिसे हम नॉर्मली राष्ट्रपति शासन के नाम से पुकारते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा राष्ट्रपति शासन के संबंध में कुछ प्रावधान। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं और आगे हम बात कर लेते हैं हमारे तीसरे प्रकार के आपातकाल पर जो आर्टिकल 360 में वर्णित है।
अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है या वित्तीय आपातकाल के प्रावधान वर्णित है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 360 की, तो अनुच्छेद 360 को भी हम उसी प्रकार से प्रश्नों के संदर्भ में देख लेते हैं। सबसे पहली बात, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता कौन है, पावर किसके पास है? तो हमारा आंसर आएगा जी, हमारे देश का राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट जो है वो वित्तीय आपातकाल की ही घोषणा करेगा। किसकी सिफारिशों पर करेगा? तो मित्रों, हमारे यहाँ सिफारिशों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 360 पर तो नहीं है। क्लियर। उसके बाद बात करें आधार की, किन आधारों पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा होगी? तो आधार में केवल एक ही बात होगी, जब देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है और जब देश की वित्तीय साख संकट पर हो, देश बुरी तरह से कंगाली के कगार पर खड़ा हो, तब ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति आपातकाल, वित्तीय आपातकाल घोषणा कर देगा। क्लियर। तो ये था आधार, जब देश की वित्तीय जो साख है, वित्तीय साख पर जब क्या हो, संकट हो। ये तो घोषणा कर दी राष्ट्रपति ने। अब क्या होगा, घोषणा को संसद के समक्ष रखा जाएगा और दोनों ही सदनों से परमिशन दिलवाई जाएगी। अब परमिशन के अंतर्गत समय और बहुमत की हम बात करें तो समय आएगा आपका वही 2 माह का, यानी कि 2 माह के भीतर भीतर परमिशन दिलवाई जानी आवश्यक होगी। और किस बहुमत से? तो बहुमत आएगा मित्रों साधारण बहुमत। साधारण बहुमत के आधार पर ही परमिशन मिल जाएगी। और अगर एक बार परमिशन मिल गई तो उसके बाद कितने टाइम तक लगे रहेगा? तो हम कहेंगे साहब ये अनंत समय तक लगेगा रहेगा। यानी कि वित्तीय आपात को केवल एक बार ही घोषणा करने की संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है और फिर उसके बाद ये कंटिन्यू रहेगा। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या इन आपातकालों को समाप्त भी किया जा सकता है? तो हम कहेंगे जी जरूर किया जा सकता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। घोषणा भी कौन करता है? राष्ट्रपति। समाप्त भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। क्लियर। अधिकतम समय और ये अनंत आ जाएगा। अब क्या हमारे देश में कभी वित्तीय आपातकाल लगा है? क्या कभी ऐसी कोई कंडीशन आई है जब देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई हो? तो मित्रों इसका आंसर है नल, 0। देश में कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है अभी तक, तो वर्तमान समय तक तो। अब वित्तीय आपातकाल के प्रभाव क्या होते हैं? इन प्रभावों के संदर्भ में सीधी स्पष्ट बात है कि आम नागरिकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सरकार जो है, जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं, उनके वेतन भत्तों में कटौती कर देती है ताकि सरकार के पास पैसा बढ़ जाए। और सरकार जो है अपने सार्वजनिक खर्चों में बढ़ोतरी करती है या फिर कटौती करती है, वो समय और परिस्थिति के मांग के अनुसार होती है। आम जन पर इसका ज़्यादा प्रभाव जो है वो देखने को नहीं मिलता। तो ये थे हमारे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के संदर्भ में कुछ एक बातें जो हमने जानी। और बाकी की शक्तियों के बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने अभी तक विधायी शक्तियाँ पढ़ ली, हमने अभी तक वित्तीय शक्तियाँ पढ़ ली, हमने आपातकालीन शक्तियाँ पढ़ ली, हमने सैन्य शक्तियाँ पढ़ ली। आज एक और महत्वपूर्ण शक्ति पर बात कर लेते हैं जिन्हें हम क्षमा दान की शक्ति कहते हैं, या राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के रूप में भी हम इसको संदर्भित करते हैं। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति क्या है, किस प्रकार से राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ संविधान दे रहा है। क्या राष्ट्रपति भी कहीं जज के रूप में काम कर सकता है या जज की हैसियत के हिसाब से काम करता है? क्या वो न्यायिक शक्तियाँ? क्लियर। न्यायिक शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत जो है वो 2 बातें या 2 अनुच्छेदों को हम ध्यान से पढ़ेंगे, एक आर्टिकल 72 और एक आर्टिकल 103। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 72 के अंतर्गत। अनुच्छेद 72 में, 72 आपका इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 72 में क्षमा दान आदि की शक्तियाँ दी है मित्रों। क्षमा दान आदि की पावर्स है। क्लियर। चलिए अब क्षमादान आदि में क्या है मित्रों? क्या होता है कि कोई कानून बनाया किसी ने
हमारी सरकार ने, संसद ने, सेंटर ने, और उस कानून को तोड़ने के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी हुई, सज़ा हुई, और वह सज़ा प्राप्त व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना डालता है, और क्षमा याचना को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है गृह मंत्रालय के द्वारा, और राष्ट्रपति जो है वो उस व्यक्ति की, उस अपराधी की सज़ा को माफ़ भी कर सकता है, उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। उन प्रकार की शक्तियों को हम क्षमा, दान आदि की शक्तियों में काउंट करते हैं, शामिल करते हैं। तो यहाँ दो चीज़ें जो हैं वो खास कर जानने की ज़रूरत है। पहली चीज़ ये, पहली बात ये कि वो मामले कौन से हैं जिन पर राष्ट्रपति को ये पावर्स हैं, और दूसरी बात राष्ट्रपति के पावर्स कौन सी हैं जिन्हें हम आर्टिकल 72 में पढ़ेंगे। तो दो पावर्स हैं, दो बातें जिनको हम ध्यान देंगे। सबसे पहली बात, मामले क्या है मित्रों, ध्यान से समझ लेना, और दूसरी बात, पावर्स कौन सी हैं उसके पास। क्लियर? तो चलिए मामलों पर अगर बात करें तो सबसे पहला जो मामला है वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने कानून जो है वो संसद के द्वारा बनाया हो, तोड़ा हो। अगर किसी व्यक्ति ने कानून जो है वो संसद का तोड़ा हो और संसदीय कानून के तहत उस व्यक्ति को सजा मिली, तब राष्ट्रपति के पास वो क्षमा याचना डाल सकता है। सेकंड, जब दिया गया दंड जो है वो मृत्यु दंड हो, तो राष्ट्रपति के पास वो व्यक्ति, वो अपराधी क्षमा याचना डाल सकता है, प्ली डाल सकता है। और तीसरा, जब किसी व्यक्ति को सजा सैन्य न्यायालय के द्वारा दी गई हो, सैन्य न्यायालय के द्वारा किसी सैनिक को, किसी व्यक्ति को दी गई सजा के अंतर्गत क्षमा याचना जो है वो राष्ट्रपति के पास डाली जा सकती है। तो ये तीन मामले हैं जिन पर राष्ट्रपति को पावर्स है। अब राष्ट्रपति के पास इन तीन मामलों के तहत पावर कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो पावर है आपकी, वो है आपकी क्षमा करने की शक्ति, क्षमा या फिर पार्डन करने की शक्ति। सेकंड जिस पावर की हम बात करेंगे वो हो जाएगी आपकी लघुकरण करने की शक्ति, लघुकरण। और तीसरे प्रकार की जो पावर है वो आ जाएगी आपकी परिहार, है ना। चौथे प्रकार की जो पावर आ जाएगी वो आ जाएगी विलंबन की या विलंब की, विलंब या निलंबन बोल देते हैं, है ना, निलंबन बोल देते हैं इसको। और पांचवें प्रकार की जो पावर आ जाएगी आपकी वो विराम आ जाएगी मित्रों। 5 प्रकार की ये पावर्स हैं, क्षमा, लघुकरण, परिहार, निलंबन और विराम। इन 5 प्रकार की पावर की राष्ट्रपति प्रयोग करता है। अब 5 प्रकार की इन पावर्स का प्रयोग राष्ट्रपति किस प्रकार से करता है हमारे देश में वो समझ लेते हैं। चलिए, सबसे पहले कोई अपराधी है, उसे गिरफ्तार किया गया और उससे सजा मिली, है ना। अब सजा कितने प्रकार की होती है मित्रों हमारे देश में? हमारे देश में सजा जो है वो 2 प्रकार की होती है। सजा या दंड जो है वो 2 प्रकार का होता है मित्रों। एक होता है आर्थिक दंड, है ना, जुर्माना वगैरह लगा दिया जाता है। और दूसरा होता है शारीरिक दंड, शारीरिक दंड। शारीरिक दंड में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में, कारावास में बंद कर दिया जाता है ना। कारावास के अंतर्गत शारीरिक दंड भी 2 प्रकार का होता है मित्रों, समझ लेना, बेसिक सी बातें। शारीरिक दंड में एक तो आ जाएगा आपका कारावास, है ना, और एक आ जाएगा आपका मृत्यु दंड। ये भी तो शारीरिक दंड हुआ, है ना। अब कारावास के अंतर्गत अगर बात करें तो कारावास भी आगे 2 प्रकार का होता है ना। एक आता है कठोर कारावास, कठोर कारावास, और एक आ जाता है साधारण कारावास। कठोर कारावास में उसे काल कोठरी में 24 घंटे कैद रखा जाता है, किसी के साथ मिलने जुलने नहीं दिया जाता, वगैरह वगैरह।
साधारण कारावास में एक ही बैरक के अंतर्गत, एक ही कमरे के अंतर्गत जो है वो 3-4 कैदियों को सामूहिक रूप से रखा जाता है, और सामाजिक भावना से जुड़े हुए चीज़ें जो है वो साधारण कारावास में की जाती है, श्रम भी किया जाता है वगैरह। ठीक है, अब ये सब दंड है, और इन सब दंड के इन सब मामलों पर ये सब शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। सारी चीज़ें क्लियर हो गई है ना। चलिए अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि कोई व्यक्ति है, उसको जो है वो 5 वर्ष का कठोर कारावास मिला। कोई ऐसा जुर्म किया, अपराध किया कि बंदे को 5 वर्ष का कठोर कारावास मिल गया, है ना। अब क्या हुआ, उसके पिछले कर्मों को देखते हुए कुछ ऐसे सत्कर्म किए होंगे, आई मीन नॉट पिछले जन्म के, इस जन्म के पिछले कर्म जो सरकार ने उन्हीं उसमें देखे, या जेल में जाने के बाद उसका जो बिहेवियर था उसको ऑब्जर्व करते हुए उस व्यक्ति ने याचिका लगा दी राष्ट्रपति के पास। क्लियर। अब राष्ट्रपति इन 5 पावर्स का प्रयोग कैसे कैसे करेगा वो हमने जानना है। तो सबसे पहली बात कि वह मित्रों क्या करेगा, इस 5 वर्ष के टाइम पीरियड को 3 वर्ष कर देगा। कर सकता है 5 वर्ष के कार्यकाल को उसने कारावास को 3 वर्ष में बदल दिया। क्षमादान की शक्ति है। अब ये क्षमादान में से कौन सी शक्ति है मित्रों, तो ये है लघुकरण की शक्ति। कौन सी शक्ति है, लघुकरण की शक्ति। अब मान लो वो 5 वर्ष के कारावास को 3 वर्ष में तो बदल ही रहा है, साथ ही ये जो कारावास की जो प्रकृति है, दंड की जो प्रकृति है, उसमें भी परिवर्तन कर दे। कठोर कारावास को वो साधारण कारावास में तब्दील कर दे। ऐसी सूरत में भी क्षमादान की शक्ति हुई ना, उसने क्षमा किया ना, टाइम पीरियड भी कम कर दिया और कारावास को भी साधारण कर दिया। इस प्रकार की जब दोनों पावर को सम्मिलित प्रयोग करेगा तो राष्ट्रपति की यह शक्ति कहलाएगी परिहार। क्लियर। अब कोई गर्भवती महिला है, ठीक है, किसी कारणवश उन्हें जो है वो जेल जाना पड़ा, सजा हुई। अब ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करेगा, उसके गर्भ धारण तक, है ना, उसकी गर्भावस्था तक राष्ट्रपति जो है वो उसकी सजा को पोस्टपोन कर देगा, रोक देगा मित्रों। सजा माफ़ नहीं करेगा, रोक देगा, साल, 1.5 साल, 2 साल, जितने भी समय तक के लिए। और 2 साल बाद, 3 साल बाद उसकी सजा जो है वो फिर कंटिन्यू कर दी जाएगी। ये भी राष्ट्रपति की पावर है, और इस पावर को हम राष्ट्रपति की विराम पावर्स के रूप में काउंट करेंगे, जब किन्हीं विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति सजा को रोक देता है। अब चौथी है, लास्ट है, क्षमादान करने की शक्ति। अब क्षमादान में देखो, अब इन सब जब हमने पावर पढ़ी तो इन सब में वो क्या हो रही है, सजा को कम कर रहा है। क्षमा करने में वो सजा को बिल्कुल 0 कर देगा मित्रों। जब राष्ट्रपति अपनी इस क्षमा पावर का प्रयोग करेगा, इसका मतलब है उसने सभी प्रकार के दंड को क्या कर दिया, 0 कर दिया। 5 से 0, कठोर से 0, बिल्कुल बरी करेगा, फ्री कर देगा उसको उसी दिन। न केवल सजा से फ्री होगा, बल्कि उसके खिलाफ लगाए गए सभी चार्जेस भी खत्म हो जाएंगे मित्रों, सभी चार्जेस। यानी कि वह अपराधी एक निर्दोष व्यक्ति के बराबर खड़ा हो जाएगा। ये है राष्ट्रपति की क्षमादान या फिर क्षमा करने की शक्ति, जो पहली प्रकार की और सबसे महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रपति बिरले ही इन पावर्स का प्रयोग करता है, और वह भी गृह मंत्रालय के अधीन ही होती है ये पावर्स। क्लियर। अब हमने बात करनी है विलंब की। विलंब की अब क्या होगा मित्रों कि मान लो आज मई है ना। अब मान लो किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या कोई भी और किसी व्यक्ति को जो है वो 7 दिन के भीतर या 1 हफ्ते या 1 माह के भीतर मृत्युदंड की सजा दे दे, सजाए फांसी दे दे, मौत दे दे। ठीक। अब ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना लगाए, ठीक है, और राष्ट्रपति को विचार करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है। लेकिन राष्ट्रपति के पास इतना, उस व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है, तो राष्ट्रपति इस पावर का प्रयोग करेगा, निलंबन की पावर।
और उसकी वो जो सज़ा की जो तारीख है, मृत्युदंड की जो तारीख है, फांसी की जो तारीख है, उसको पोस्टपोन कर देगा, महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, या जितने भी समय के लिए उसे सूटेबल लगे। और तब तक के लिए वो अपनी क्षमा याचना पर जो है वो डिस्कस कर सकता है, सोच सकता है, विचार सकता है राष्ट्रपति। तो इस प्रकार की जो पावर्स है ये राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्तियों में आता है और आर्टिकल 72 के अंतर्गत हम इसे पढ़ते हैं। बाकी की जो पावर्स है वो हम इन फ्यूचर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।